हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे साथ मेरे चैनल पे द सीक्रेट टीचर्स पे। और दोस्तों, आज हम लोग मॉर्निंग में करंट अफेयर का सेशन कर रहे हैं। करंट अफेयर का सेशन अभी हम लोग व्हाइट बोर्ड पे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी जब तक कि कोरोना वायरस चल रहा है तब तक कि मैं आपको न्यूज़ ऐसे ही प्रोवाइड कराऊंगा, ओरली प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और जितना हम लोग बेसिक में डिटेल में जान सकेंगे वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे अपने करंट अफेयर के सेशन में। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चंस आपके काफ़ी बन सकते हैं, क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि क्वेश्चन आपके बन सकते हैं जो कि आपके यानी अपकमिंग एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। आपके एसएससी के पेपर में आ सकते हैं, या फिर आप कोई भी पेपर दे रहे हो उसके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। और आपको बहुत सारी नॉलेज इस समय बहुत ज़्यादा गेन हो भी जाएगी, ठीक है। सबसे पहले न्यूज़ पे हम लोग चलते हैं। फेसबुक की न्यूज़ है। तो फेसबुक ने हाल ही में क्या किया है, जियो के जो शेयर हैं वो एक्वायर कर लिए हैं। अब फेसबुक ने बहुत ही एग्रेसिवली ये काम किया है और बेसिकली 9.9% शेयर, बहुत बड़ा एक शेयर में होता है, हिस्सा होता है 9.9%, नियर अबाउट 10%, उसको एक्वायर कर लिया है। अब यहां पे बात जानने वाली है कि 10% ही क्यों नहीं, 10% जो शेयर है वो एक्वायर क्यों नहीं किया, 9.9% शेयर ही क्यों एक्वायर किया। अभी आपको पता है कि जो एफपीए के मुताबिक या एफडीआई के मुताबिक अगर दोनों की बात करें तो कोई भी कंपनी डायरेक्ट एक बार में 10% से ज़्यादा स्टेक नहीं एक्वायर कर सकती है, ठीक है। जिसके वजह से इन्होंने केवल 9.9% ही शेयर एक्वायर किया है फेसबुक ने। अच्छा, आप सभी को पता है कि फेसबुक जो है वो इंटरनेट की दुनिया में बादशाह मानी जाती है, ठीक है। और सोशल मीडिया में तो उसकी बादशाहत है ही है फेसबुक, इसके साथ साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, तो काफ़ी ज़्यादा इसने वर्चुअल वर्ल्ड में अपना जो है पैर पसार रखे हैं। लेकिन अभी ये क्या करना चाहती है, अपनी फिजिकल वर्ल्ड में, ठीक है, जो फिजिकली रूप से ये निकालना चाहती है और ये फिजिकली वर्ल्ड में अपने पैर जमाना चाहती है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, जो 9.9% शेयर है वो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि उनकी जो कीमत अगर मैं बात करूँ तो कीमत है 43,450 करोड़ रुपए, जो काफ़ी ज़्यादा है। अब यहाँ पे दोनों कंपनियों को क्या फ़ायदा होगा, देखिए, एक तो फेसबुक इंडिया में बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगी, वो भी क्या कहते हैं, फिजिकल वर्ल्ड में बात कर रहा हूँ मैं। और दूसरी बात, जो जियो का डेप्ट है वो भी कम हो जाएगा। देखिए, जियो का करीब डेप्ट था 2 लाख करोड़ से ऊपर का डेप्ट था, ठीक है, जो बकायदा जियो ने अपनी कंपनी स्टैब्लिश करने के लिए अलग अलग बैंकों से लोन लिया है या फिर अलग अलग ड्राफ्ट के हिसाब से लिया है। तो जियो का भी लोन कम हो जाएगा। और जियो क्या करना चाहती है, जियो भी फेसबुक से करार कर रही है। अभी हाल ही में ऑफिशियली न्यूज़ नहीं आई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जियो जो है वो व्हाट्सएप के थ्रू अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट जो है वो बेसिकली क्या लॉन्च करने वाली है। और जियो मार्ट नाम से सुनने में आ रहा है कि वो लॉन्च करेगी, ठीक है। दूसरी खबर हो जाती है हमारी, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, जियो क्या चाहता है, जियो चाहता है कि जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनको अपनी कंपनी में जोड़ा जाए और ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू वो अपना जो बिजनेस है वो एक्सपेंड करना चाहती है ई कॉमर्स में, ठीक। यहां पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि फेसबुक के जो भारत में कुल ग्राहक हैं वो करीब हैं 24 करोड़ ग्राहक। जैसे मैं मिलियन में बात करूं तो 241 मिलियन है। अगर आप मिलियन को करोड़ में कन्वर्ट करते हो तो पॉइंट आप लगा सकते हो राइट हैंड साइड से एक साइड में, तो आपके बन जाएंगे 24 करोड़ ग्राहक हैं, ठीक है। वैसे ही मैं बात करता हूं जियो के कितने ग्राहक हैं। जियो के अगर भारत में देखा जाए तो जियो के 38 करोड़ ग्राहक हैं। और मैं अगर बात करता हूं व्हाट्सएप की, व्हाट्सएप के कितने यूजर्स हैं, तो व्हाट्सएप के हैं 40 करोड़ यूजर्स हैं, ठीक है। अगर इसमें देखिए बहुत सारे ओवरलैप भी करेंगे, जो फेसबुक और व्हाट्सएप के एक ही होंगे, लेकिन अगर मैं तीनों के डेटा मिला लेता हूं तो तब भी ओवरलैप करने के बाद भी एक नियर अबाउट 50 से 60 करोड़ का आंकड़ा बैठता है जो फेसबुक और व्हाट्सएप का है। तो जियो इसी को ही कहते हैं एक बेस बना करके अपना ई कॉमर्स वेबसाइट आगे लॉन्च करना चाहती है, ठीक। अब यहां पे दूसरी न्यूज पे चलते हैं हम लोग। सेकंड न्यूज क्या कहती है, सेकंड न्यूज यह है कि गवर्नमेंट चेंज द लॉ टू अटैक द हेल्थ वर्कर्स। अभी आपको पता है कि बहुत कोविड-19 एक पैंडेमिक आई हुई है पूरे वर्ल्ड में और भारत में भी उसका कहर है, लेकिन उतना नहीं है जितना अन्य देशों में है। लेकिन अपने हम मानसिकता क्या, लोगों की मानसिकता यह है कि जो बेसिकली जो वर्क कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स वर्क कर रहे हैं या फिर जो नर्सेज वर्क कर रही हैं, उनको आने नहीं दिया जाता है, या फिर कहीं रूम लेके रह रहे हैं तो उनको रूम जो ओनर है वो अपने यहाँ से भगा रहे हैं। तो बेसिकली ये सब चीज़ें उनको झेलनी पड़ रही हैं। दूसरी बात ये भी है कि कुछ लोग पथराव भी कर रहे हैं। तो अगर
कोई इस तरह के अभी क्राइम करता है तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या लाई है, लॉ लाई है। और लॉ का नाम क्या है, जो बेसिकली एक एपिडेमिक डिसीज लॉ था अपने यहां देश में 1897, ठीक है, 1897 में एक लॉ लाया गया था। उसी को ही क्या किया है, रिवाइज किया है, और रिवाइव करके क्या किया है, 2020 का वो एपिडेमिक डिजीज एक्ट बना दिया गया है, ठीक है। इसमें क्या है, ये पहली बात तो ध्यान रखने वाली बात है, ये नॉन बेलेबल है और इसमें आपको मैक्सिमम 7 साल की सजा हो सकती है और जुर्माने के रूप में 5 लाख रुपए जुर्माना भी लग सकता है। कंडीशन के हिसाब से है, अगर नॉर्मल स्टेज में है, जैसे आपने किसी स्वास्थ्य कर्मचारी को नॉर्मल अगर आपने उसको हार्म पहुंचाया है तो आपको 3 महीने से लेकर के 5 साल तक की जेल हो सकती है या 50,000 रुपए से लेकर के 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है, ठीक है। देखिए, जो जितनी बातें मैं कर रहा हूं हो सकता है आपके पेपर में आ सकती है, ठीक है। अगर सीरियसली इंजर्ड हो जाता है कोई पर्सन या फिर कोई मेडिकल स्टाफ में तो उसको 6 महीने से लेकर के 7 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना मैंने आपको बताया है मैक्सिमम 5 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है, ठीक है। यहां से दूसरी बात हमें क्या समझ में आती है कि जो बेसिकली लॉ लाया गया है ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा लाया गया है, तो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा लाया गया है। ये दूसरी बात आपको समझनी है। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कौन है, प्रकाश जावड़ेकर है, ठीक है। प्रकाश जावड़ेकर के पास क्या आईबी की ही मिनिस्ट्री है, मतलब इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की ही मिनिस्ट्री है। देखिए, मिनिस्ट्री जितनी भी है इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करिए, मैं आपको हिंदी में बता दूंगा उसका मतलब, आप लोग सर्च भी कर सकते हो, लेकिन जहां तक हो सके मिनिस्ट्री के नाम आप लोग हिंदी में या इंग्लिश में याद करने की कोशिश करें, ठीक है। तो प्रकाश जावड़ेकर के पास 3 मिनिस्ट्री हैं, एक तो आईबी की मिनिस्ट्री है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की, दूसरी मैं बात करता हूं दूसरी मिनिस्ट्री एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है, और तीसरी मैं बात करता हूं हैवी इंटरप्राइजेस की मिनिस्ट्री है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है। अच्छा, ये जो लॉ लाया गया है ये आशा वर्कर्स के ऊपर भी क्या कहते हैं लागू होता है। तीसरे न्यूज पे चलते हैं हम लोग। थर्ड न्यूज क्या है, थर्ड न्यूज है रामविलास पासवान के ऊपर है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि भारत में अनाज नहीं होता है या भारत में अनाज की कमी है, उनको ये जान लेना चाहिए कि एफसीआई किस तरह से वर्क करती है। देखिए, एफसीआई हमेशा नियर अबाउट 1 साल तक का जो अनाज है वो हमेशा अपने पास भंडार करके रखती ही रखती है, हर हालत में रखती है। अभी से नहीं, बहुत पहले से, जब से एफसीआई बनी है तब से रखती है। और मेरा खुद का ब्रदर काम करता है तो मुझे पता है कि एफसीआई कैसे वर्क करती है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि रामविलास पासवान ने बोला है कि शॉर्टेज की कमी नहीं है, ठीक है। देखिए, यहां पे आंकड़े पे मैं ले जाना चाहूंगा। देखिए, रामविलास पासवान सबसे पहले बात करते हैं, ये कौन है, तो फूड एंड जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस मिनिस्ट्री के ये मिनिस्टर है बेसिकली। दूसरी बात अगर मैं बात करता हूं कि भारत में अन्न भंडार अभी कितना है, जो आंकड़े बता रहे हैं या जो रामविलास पासवान ने जो आंकड़े दिए, उन्होंने जो आंकड़े दिए उन्होंने बोला है 524 क्या है लाख मीट्रिक टन। मैंने क्या बोला, एलएमटी बोल रहा हूं, एलएमटी का मतलब होता है लाख मीट्रिक टन, ठीक है। 524 लाख मीट्रिक टन है। अगर मैं बात करूं हर महीने पूरा भारत मिलाकर के कितना कंज्यूम करता है, तो 60 लाख मीट्रिक टन करता है, ठीक है। अगर मैं हिसाब से लेकर चलता हूं, अगर आइडियल कंडीशन में लेके चलता हूं कि लॉकडाउन पूरे साल नहीं खुलेगा तो 10 महीने तक का अनाज हमारे पास रिजर्व में है। मोटा मोटा तौर पे मैं मानता हूं कि 10 महीने का हमारे पास अनाज जो है वो रिजर्व में रखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं कि 524 लाख मीट्रिक टन है हमारे पास अनाज, तो उनमें से 298 लाख मीट्रिक टन तो केवल चावल है। क्या है, 298 लाख मीट्रिक टन क्या है, केवल चावल है, और 235 लाख मीट्रिक टन जो है वो गेहूं और अन्य हमारे पास खाद्यान्न है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि 60 लाख मीट्रिक टन हमेशा हर साल हमारा इस्तेमाल हो जाता है। अगर मैं दूसरी बात करूं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 180 लाख मीट्रिक टन हमें गेहूं मार्केट में लाना है, तो उस चीज की भी आगे हम लोगों ने सुविधा रखी है, ऐसा बोलना है रामविलास पासवान जी का, ठीक है। तो ये ध्यान रखते हैं। अच्छा, अभी जो मैं बात करता हूं 1 महीने पुराना कितना खपत हुई है पूरे देश में, तो अभी जो खपत हुई है वो 44 लाख मीट्रिक टन की खपत हुई है पिछले 1 महीने के अंदर, जब से लॉकडाउन चल रहा है। अगर मैं आज की बात करता हूं तो 23 अप्रैल से लेकर के और से एक पिछला महीना जोड़ लीजिए तो 44 लाख मीट्रिक टन जो है वो खपत हो चुकी है, ठीक है।
अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सरकार ने ये बोला है कि 1 किलो दाल प्रत्येक पर्सन को फ्री दी जाएगी जो गरीब कोटे में आते हैं बेसिकली, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि देखिए इस चीज पे हमारा काम चल रहा है, उन्होंने कोई सफिशिएंट आंसर नहीं दिया है। अब हम उनके आंसर का वेट करते हैं कि वो आगे जाकर के क्या अपना जवाब देते हैं। बेसिकली ये जो मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूं, ये सारा का सारा इंटरव्यू दिया गया था द इंडियन एक्सप्रेस को। मैंने इंडियन एक्सप्रेस का ही ये पूरा आपको खबर पढ़ के सुनाया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट अगली खबर पे चलते हैं। उद्धव ठाकरे जी की खबर है और ये एक बड़ी विचित्र समस्या पैदा होने वाली है। अब देखिए समस्या क्या पैदा होने वाली है कि उद्धव ठाकरे जो जी हैं, एक तो महाराष्ट्र के सीएम है, ठीक है। तो महाराष्ट्र में 2 क्राइसिस चल रही है अभी हाल ही में। एक तो कोरोना क्राइसिस चल रही है और दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आने वाली है जस्ट, ठीक है, अगले महीने से आने वाली है। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्या है ये समझते हैं। देखिए कोरोना क्राइसिस तो आप लोग समझ रहे होंगे कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस हैं, तो वहां पे कोरोना के केसेस भी बहुत ज्यादा हैं और जिससे क्राइसिस आ चुकी है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं कि सीएम पद के लिए उनकी दावेदारी कैसे खत्म होने वाली है और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस कैसे आने वाली है, इस पे हम बात करते हैं, ठीक है। एक बात समझिएगा, 28 नवंबर 2019 को उन्होंने सीएम पद की शपथ ली थी। कब? 28 नवंबर 2019 को सीएम पद की शपथ ली थी। तो वो ना, जब उन्होंने शपथ ली थी तब वो ना एमएलसी थे ना एमएलए थे, ठीक है, ना विधानसभा के सदस्य थे और ना ही विधान परिषद के सदस्य थे। आप सभी को पता है कि महाराष्ट्र में दोनों चीजें चलती हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली भी चलती है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी चलती है, मतलब विधानसभा भी चलती है और विधान परिषद भी चलती है। अब यहां पे बात क्या है कि ना तो वो विधानसभा के सदस्य हैं ना विधान परिषद के सदस्य हैं, तो अब होगा क्या, वो 6 महीने तक बने रह सकते हैं, यह हमारा संविधान कहता है। और लेकिन 6 महीने के अंदर उनको किसी एक का मेंबर बन जाना है। अभी यहां पे क्या है कि इलेक्शन कमीशन ने साफ कह दिया है कि हम कोविड-19 के चलते कोई भी इलेक्शन कराने के आगे देखरेख में नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है सोशल डिस्टेंसिंग हो नहीं पाएगी, जिसकी वजह से कोई भी के आगे चुनाव नहीं हो पाएगा। तो लेजिस्लेटिव असेंबली के तो बन नहीं सकते। अब आगे आई बात लेजिस्लेटिव काउंसिल की। लेजिस्लेटिव काउंसिल के कैसे वो बने रह सकते हैं ये बात समझिएगा। लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग में अभी 2 सीटें खाली हैं, जो दोनों सीटें खाली हैं वो मनोनीत करी जा सकती हैं किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। यहां पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुल 78 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? कुल 78 सीटें हैं, जिन्हें 12 सीटें राज्यपाल मनोनीत कर सकता है अलग अलग फील्डों के थ्रू, जैसे कला के क्षेत्र में, ठीक है, लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, इस तरह से अलग अलग, लिटरेचर और साहित्य एक ही बात हो गई, ठीक है, अलग अलग मनोनीत कर सकता है। तो यहां पे क्या है कि अभी जो 2 सीटें खाली हुई हैं वो भी खत्म हो जाएगी 6 जून तक, और इनका जो कार्यकाल है वो 24 मई को ही खत्म होने वाला। अगर 24 मई के पहले नहीं बने तो इनको रिजाइन करना पड़ेगा मिनिस्टर से, ठीक है। वो ऑब्वियसली बात है, चीफ मिनिस्टर को रिजाइन करना ही पड़ेगा, मतलब किसी मिनिस्ट्री में भी नहीं रह सकते हैं बेसिकली। तो अब इनके सीएम पद के रहते हुए बड़ी खराब सिचुएशन पैदा हो गई है। यहां पे एक आर्टिकल का जिक्र मैं कर रहा हूं, आर्टिकल है 164। आर्टिकल 164 क्या है ये समझने वाली बात है। देखिए आर्टिकल 164 मैं आपको पूरा समझाता हूं। आर्टिकल 164 में ये कहता है कि एक मुख्यमंत्री चुना जाएगा, ठीक है, एक राज्य का एक मुख्यमंत्री होगा। महाराष्ट्र के फेवर में कह रहा हूं कि देखिए राज्य का एक मुख्यमंत्री होगा और उस मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल अन्य मंत्रियों को सेलेक्ट करेगा, ठीक है। ये 64 कहता है। अब 164 का 4 क्या कहता है, जो कॉमन 4 है, क्लॉज 4 है, वो क्या कहता है? तो 164 का 4 कहता है कि जो भी सदस्य अगर वो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल का नहीं है तो वो 6 महीने तक बना रह सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसको किसी ना किसी की सदस्यता लेनी पड़ेगी, ठीक है। अगर वो 6 महीने के अंदर नहीं लेता है तो उसे मिनिस्टर से रिजाइन करना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। अच्छा, यहां पे एक बात क्या फंसती है, यहां पे मैं आपको एक केस बताना चाहता हूं। पंजाब का केस था, 1995 का केस था, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पंजाब का 1995 का केस था और एक मिनिस्टर थे, कांग्रेस के ही थे, पंजाब की बात कर रहा हूं, तो पंजाब के थे तेज प्रकाश सिंह, ठीक है। अब पंजाब में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो वहां वो सदस्य थे नहीं। जब वो मिनिस्टर बने, मंत्री पद में गए थे, कैबिनेट मिनिस्टर में गए थे, तो वो किसी के मेंबर थे नहीं और वो 6 महीने तो उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, लेकिन 6 महीने के अंदर वो बन नहीं पाए। फिर क्या किया गया,
वहां की जो विधानसभा थी, उन्होंने उनकी क्या कहते हैं इस्तीफा ले लिया और दोबारा से उनको फिर से बना दिया मंत्री, इस्तीफा लेकर के फिर से शपथ ग्रहण करवा दी मंत्री के रूप में। तो इस चीज में जो अपोजिट पार्टी थी, ऑब्वियस सी बात है बीजेपी, तो वो चली गई हाई कोर्ट। और कौन सा हाई कोर्ट गई? पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट चली गई, जहां पे हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, स्टे लगाने से मना कर दिया। मतलब जो तेजद्दर प्रकाश सिंह थे उनको मंत्री बने रहने के लिए इजाजत दे दी, लेकिन यही बात आगे जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया कि आप कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन नहीं कर सकते। अब यहां पे मैं बहुत बारीक सी बात बताता हूं कि जो संविधान बेंच होती है वो सिर्फ एक ही कोर्ट के अंदर है और वो है सुप्रीम कोर्ट। अगर मैं बात करता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास मामला जाता है तो सीधे सीधे आप समझिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के पास ही मामला गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अलावा और कहीं भी संवैधानिक बेंच नहीं है। तो यहां पे आपसे पूछा जा सकता है 164 क्या है, नियर अबाउट इसके आसपास चीजें पूछी जा सकती हैं। अच्छा, एक और चीज है, अगला मैं न्यूज पे चलता हूं आपको। कोरोना वायरस जो आउटब्रेक हुआ है उसके ऊपर मैं आज की न्यूज चलता हूं। ये मैं अगर आंकड़े बताऊं तो करीब है 22 या 23 तारीख के आंकड़े हैं और ये यूएसए के हैं। देखिए यूएसए का सबसे पहला देखिएगा, आपके सामने ग्राफ होगा, उस ग्राफ में देखिएगा कि टोटल केसेस यूएसए में कितने हो गए, 8,30,000 हो गए, जिसमें से 45,000 की मौत हो चुकी है। ठीक है, ये एक दिन पुराना डाटा है, मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। चाइना जो मेन लैंड एरिया है इसका, उसमें 83,868 मामले हैं। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है कि 4,000 का नियर अबाउट डेथ हुई है। रशिया में 57,000 जो है केसेस आए हुए हैं। टर्की में 95,000, 1 लाख के पढ़ने के आसपास है। इटली में 1,87,000, फ्रांस में भी 1,60,000 के आसपास। स्पेन देखिए, स्पेन का बड़ा बुरी दशा हो गई है। ठीक है, इटली के ही कगार पे चल गया है, मतलब मौतों की अगर बात करूं तो इटली के कगार पे चल गया है। स्पेन में भी 2,08,000 मामले हैं। ईरान में 85,000 मामले के आसपास आ गए हैं, मतलब 1 लाख आने वाला है। जहां जहां भी 1 लाख मामले आ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा भयानक स्थिति है वहां की। आसान नहीं है उस देश को चलाना। और टोटल जो अभी तक केसेस हैं वो 26 लाख पार कर चुके हैं और डेथ जो है वो 1,80,000 पार कर चुकी है। उम्मीद है कल तक शायद आप लोगों को 2 लाख डेथ भी मिल जाएंगी, कोई हैरानी की बात नहीं है। वैसे यहाँ पे एक ठीक ठाक न्यूज आई है कि जो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे इमरान खान, वो उनका जो कोरोना टेस्ट आया है वो निगेटिव आया है। देखिए बात समझिएगा कि जब भी मानवता की बात करी जाती है तो मानवता को सबसे आगे रखना चाहिए हमेशा, मेरा मानना है, ना कि पॉलिटिकल बिहेवियर को अपने। देखिए कोई कंट्री कैसा है या कोई कंट्री कैसा बिहेव करता है, लेकिन जब दुनिया में मानवता की बात आती है, मैं ये बात नहीं करूँगा कि आज पेंडेमिक आया तो हम लोग बात कर रहे हैं, जब भी मानवता की बात आती है तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो सामने वाला पर्सन है उसको कोई भी हार्म ना पहुंचे, जहां तक कि मानवता की बात है। ठीक है, तो यही आशा करते हैं कि जो वहां के प्रधानमंत्री होंगे स्वस्थ होंगे। और ये भी खबर आ रही है कि किम जोंग जो है नॉर्थ कोरिया के, वो भी बेसिकली बहुत बीमार हैं। अब वो अपनी बीमारी से झेल रहे हैं, लेकिन जितने भी कंट्रीज हैं, इवन भारत भी यही कहता है कि हमेशा कि जो भी पर्सन बीमार हैं वो स्वस्थ रहें। और मिनिस्ट्री की तरफ से भी डेटा प्रेजेंट होते हैं, खुद हमारे प्रधानमंत्री भी ऐसी बात कहते हैं कि जो भी पर्सन अस्वस्थ हुए हैं वो स्वस्थ हो जाए जल्दी। ठीक है, तो आज की मैं करंट अफेयर यहीं तक रखता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक करिएगा। तब तक के चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।